पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक्स कंप्लीट किया। टॉपिक का नाम था पिछले वाले क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो पिछले वाले क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग ये भी जान चुके थे, और सबसे बड़ी बात सर्किट क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। और हमने कहा था कि जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल करेंगे सर्किट, वैसे अब अपने माइंड में कौन सा फिगर लाइएगा, वो जो एक कंटिन्यूअस पाथ था, बैटरी लगा हुआ था, एक आमीटर था और उसमें हमारा एक बल्ब जला हुआ रहता था, है ना, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन बनाया हुआ था, यही आपका एक सर्किट का डायग्राम है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज जान चुके थे और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ताकि आपको ये मालूम चले कि कैसे हम लोग उसके एसआई यूनिट पे वैल्यू को डाल के लिखेंगे, फॉर्मूला को कैसे पुट करेंगे, ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बहुत ध्यान से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत चीजों को इसमें समझना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले हैं, एक दो सवाल भी इसके ऊपर है, ये भी हम लोग इसको बनाएंगे। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला हमारा टॉपिक, इसमें ना बहुत ध्यान से आप समझिएगा, दो टॉपिक है। पहला इसमें है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इस टॉपिक में ना सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे उतना आप ध्यान ना भी देंगे ना, मेरे हिसाब से यदि आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, इसमें घबराइए मत, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपके बुक में उतना ज्यादा खुल के जिक्र नहीं किया गया है, तो इसके बारे में लेकिन हम बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, जो ज्यादा गौर करने वाली बात है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यही चीज पे आपको ज्यादा गौर करना है और यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में ना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन हाँ हम इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा मतलब, यहां पे बात होने वाला है हमारा वोल्टेज के बारे में। ये वोल्टेज, अच्छा यहाँ पे ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ था तो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज, वो हमने लिखा, आपको तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आज का क्लास है वो वोल्टेज के ऊपर होने वाला है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना अपने घरों में कि वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, जैसे पंखा बहुत धीरे चल रहा है, अचानक पंखा तेजी हो जाए बिना कुछ किए, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं अपने घरों में, वोल्टेज आ गया, ज्यादा बढ़ गया वोल्टेज। वही पढ़ेंगे कि आखिर वोल्टेज हमारे घरों में घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, सबसे बड़ी बात वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, ये हम लोग आज समझेंगे। तो आम भाषा में हम लोग इसको वोल्टेज कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। शुरू करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार भी, बहुत आसान भी, समझ आ जाए बहुत ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि यदि आप ये चीज समझ गए ना तो आपके घरों में जो वोल्टेज घटता बढ़ता है वो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। और यहाँ पे हम दो आपको एग्जांपल भी देंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ का, कि आप कैसे पहचानेंगे कि वोल्टेज घट गया है, बढ़ गया, कैसे, उसी को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर सर्किट, तो आपके माइंड में वही वाला डायग्राम तो आ जाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा डायग्राम ना हम यहाँ पे आपके लिए बना देते हैं, बहुत ही छोटा सा डायग्राम। ठीक है, हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर था, है ना, छोटा सा बनाते हैं बस ताकि आपको समझ में आ जाए। कंडक्टर था, यहाँ पे आपका एक, दो और ये आपका तीन सेल हुआ करता था, यहाँ पे आपका एक छोटा सा स्विच हुआ करता था, और यहाँ पे हमारा एक आमीटर लगा हुआ करता था, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यही अभी तक आपने फिलहाल पढ़ा है। और ये जो हमने इतना बड़ा कंडक्टर बनाया है ना, ये आप क्या समझो, इसको हमने जूम कर दिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आज भी हम इसके अंदर कुछ आपको नया बात सिखाने वाले हैं। और इसमें आपने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इधर से इधर की ओर होता है, ये आप जानते हैं। और इसमें लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, बहुत सारे इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के बारे में आज हमारा पूरा क्लास होगा। यहाँ पे आपका बैटरी है, ये स्विच है, ये एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है, और ये आपका एक कंडक्टर है। हालांकि पूरा आपका वायर जो है ना कंडक्टर ही है पूरा, बस हमने यहाँ पे इसको जूम कर दिया थोड़ा सा ताकि आप इसको देख सके अच्छे तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा पिछले वाले क्लास में याद कीजिए हमने आपको क्या कहा था, हमने कहा था कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और करंट का मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। लेकिन एक बात बताइए, हमने आपको यह कहा था कि क्या इलेक्ट्रॉन हमारे इस सर्किट में अपने आप घूमता है क्या?
अपने आप घूमने का मतलब है कि यदि हमारा ये पूरा सर्किट है और यदि इलेक्ट्रॉन ये अपने आप घूमता रहता तब तो हमारे सर्किट में 24 घंटा लाइन रहता। लेकिन सवाल फिर से वही है कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर में 24 के 24 घंटा अपने आप मूव करता है क्या? नहीं, अपने आप कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, आप बहुत दौड़ रहे हैं और आपको भूख लग गया, क्या अपने आप भूख लगा? नहीं, आप दौड़े, आपका एनर्जी खत्म हुआ तब जाके आपको भूख लगा। उसी प्रकार से हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप से मूव नहीं करता है, उसको जबरदस्ती हम मूव करवाते हैं कि हाँ भैया मूव करो तभी हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। क्योंकि आपने कल पढ़ा है जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक वो अपने आपस में टकराएगा नहीं, और जब तक टकराएगा नहीं तब तक हीट प्रोड्यूस होगा नहीं, और जब तक हीट नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके लिए हम किसको मूव करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन को, कि भैया हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तुम मूव करो, तो ये मूव करता है। मतलब ये हो गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जबरदस्ती कहते हैं कि तुम मूव करो, लेकिन यह जबरदस्ती कहने वाला है कौन? हम कहेंगे मूव कर जाएगा? नहीं, यहाँ पे ना इसी सर्किट में हमारा एक छोटा सा कंपोनेंट छुपा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। वो कौन है? आपका बैटरी। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि उस सर्किट में चार्जेस का मतलब, जब भी बोलेंगे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, यानी कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करता है। ये पहला बात। दूसरा बात, द चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका ना एक नदी है, चलो नदी आप छोड़ दो, चलिए यहाँ पे ना हम एक छोटा सा आपके पास एक थोड़ा सा नाला बनाते हैं, मान लीजिए, चलो नाला आप छोड़ दो, बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल बताते हैं। इसका ना आप ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे पटना में यहाँ पे बगल में नदी है, गंगा नदी है, उसमें आप देखेंगे ना लगातार पानी बह रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि कहीं पे पानी बहुत ही कम होगा और कहीं पे पानी बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ज्यादा पानी वाला हमारा धीरे धीरे किधर की ओर आ रहा है? कम पानी की ओर। इसको हम लोग थोड़ा सा और समझे ना तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रेशर बना हुआ है, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे एक नदी है, ऐसे नदी है, ऊपर से नीचे की ओर नदी है। यहाँ पे हमारा नदी ऊपर में है, इसके पास कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है, और यहाँ पे कैसा है? लो प्रेशर है। तो ऑब्वियस ये बात है, नदी हमारा किधर से किधर बहेगा? इधर से इधर या इधर से इधर? हाई से लो की ओर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे सर्किट में ऐसे ही काम करता है हमारा सर्किट भी। हमारे सर्किट में भी जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यानी कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ये वाला सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहाँ पे किसका डिफरेंस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि कहीं पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होगा तो कहीं पे ज्यादा होगा, तभी हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस का सिंपल सा मतलब समझो कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बात खत्म। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से समझेंगे। तो जब तक हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखना है वो आपका यहाँ पे, ये बाद में हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। मतलब यहाँ पे अब जरा समझिए क्या होता है, थोड़ा सा ना इसके बारे में एक दो लाइन और पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस पोटेंशियल डिफरेंस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। और एक सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन क्रिएट कर सकता है? एक बैटरी क्रिएट कर सकता है। अभी पूरा समझाएंगे, मेरे हिसाब से ना आपको कुछ चीज अभी है ना माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए अभी फिलहाल। आगे बढ़ते हैं फिर। द केमिकल एक्शन विद इन अ बैटरी जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। टर्मिनल्स का मतलब नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव हो गया उधर वाला और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है? When a battery is connected to a circuit, the potential difference sets the charges यानी कि इलेक्ट्रॉन in motion in the conductor and produces an electric current। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि आपने 3-4 लाइन पढ़ तो लिया, लेकिन आपके हिसाब से अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आया। अब समझते हैं इसको हम लोग बहुत ही गहराई से। देखिए,
कभी आप मार्केट से एक बैटरी जब खरीद के लाते हैं, चाहे वो छोटा वाला बैटरी हो चाहे वो बहुत बड़ा वाला बैटरी हो, उसके अंदर ना कुछ केमिकल होता है। आपने कभी खोल के देखा कभी बैटरी, किसी बैटरी को, चाहे वो छोटे से कार का बैटरी हो चाहे बड़े से कार का बैटरी हो, किसी का भी बैटरी हो, चलिए खोल के नहीं देखा कोई बात नहीं, हमने ना इसको खोल के देखा है। मान लीजिए आपने मार्केट से कोई भी बैटरी खरीद के लाया, ठीक है, बैटरी को कभी आप फोड़ के देखेंगे ना, खोल के देखेंगे बैटरी को, उसके अंदर ना केमिकल होता है। अब वो केमिकल करता क्या है आप वैसे समझिए, आप बहुत ध्यान से इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो। ये हमारा पूरा क्या लगा हुआ है, वायर, ये हमारा बैटरी, ये स्विच और ये हमारा एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा कितना करंट इसमें बह रहा है। ये बैटरी ना, बैटरी के अंदर बेसिकली हमारा केमिकल होता है। अब आपने क्या किया है, इस बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों तरफ से आपने क्या किया, अपने वायर को जोड़ दिया, ठीक है। आपका वायर जुड़ा हुआ है, आपका स्विच भी इसमें कनेक्ट है, आपका वायर कनेक्ट है किससे, बैटरी से, और आपका यहाँ पे एक स्विच भी दिख रहा है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, समझे बहुत ध्यान से, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका बैटरी कनेक्ट है किससे, वायर से, दोनों तरफ से, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव तरफ से भी कनेक्ट है। लेकिन अभी आपका स्विच ऑफ है, मान लीजिए कि आपका सर्किट ब्रेक है कि जुड़ा हुआ है, ब्रेक है, टूटा हुआ सर्किट, अभी किसी काम का आपका सर्किट नहीं है, क्यों, क्योंकि स्विच आपका ऑफ है। लेकिन अब आप ये एज्यूम करो कि आपके पास बैटरी है और दोनों तरफ बैटरी के आपने वायर को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब आपने स्विच को भी ऑन कर दिया। जैसे ही देखो, आप ना ये मत सोचना कि जैसे हमने बैटरी से वायर को कनेक्ट किया वैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं। जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ेगा, यानी कि आपको करंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका बैटरी या स्विच, नहीं, स्विच आपका परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करो, दुनिया भर का बैटरी एक जगह पे इकट्ठा कर दो, आप वायर को उसे जोड़ भी दो, लेकिन जब तक आपने स्विच को ऑन नहीं किया तब तक आपका वो सर्किट किसी काम का है, किसी काम का नहीं, आपको करंट ही नहीं मिलने वाला है। मेरा मकसद क्या था, करंट हमको मिल जाए। आपका स्विच ऑफ है, करंट मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये हमारा बैटरी था, दोनों तरफ हमने वायर को जोड़ दिया, और अब आप ये भी एज्यूम करो कि हमने स्विच को ऑन भी कर दिया। अब एक्चुअली में होता क्या ना, आप ये समझो, जैसे आपने स्विच को ऑन किया वैसे ही ये बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल हैं वो केमिकल अपने आप में एक एक्शन करने लगते हैं। एक्शन करने का मतलब हो गया वो सब आपस में दूसरे से रिएक्शन करना शुरू करते हैं, और जैसे वो रिएक्शन करना शुरू करते हैं वो केमिकल ना इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि भैया धक्का मारने वाले हम तुमको, तैयार हो जाओ भागने के लिए। समझो बहुत ध्यान से, जैसे हमने स्विच को ऑन किया वैसे ही सिग्नल किसको मिला, बैटरी के अंदर जो केमिकल थे उसको सिग्नल मिला कि हाँ भैया स्विच हमने ऑन कर दिया, अब अपना तुम काम करना शुरू करो। तो केमिकल क्या करता है, अपने आप में वो पूरा रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद वो मैसेज देता है इलेक्ट्रॉन को कि हाँ हम रेडी हो चुके हैं, अब हम तुमको धक्का मारने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ भागने के लिए। तो अब केमिकल क्या करता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल हमारा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारेगा। अब आप जरा खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पूरे सर्किट में है, यहां भी, यहां 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 हर जगह पे इलेक्ट्रॉन हमारा है। तो पहली बार धक्का मारा किसने, केमिकल ने मारा किसको, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन कहां पे, यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल है, उन्होंने अपना कुछ रिएक्शन किया, उन्होंने पहली बार जो धक्का मारा वो कहां के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा होगा। तो बताइए यहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और पीछे से केमिकल हमारा ना इलेक्ट्रॉन को अचानक ऐसे धक्का मारा। धक्का जो मारा तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया होगा, फोर्स मिल गया होगा कि हाँ आगे वाला का भी, जैसे पीछे से हम लोग कभी कोई लाइन में खड़े रहते हैं, पीछे से कोई धक्का मारता है तो पीछे का लाइन तो खाली हो जाता है, आगे का लाइन थोड़ा सा और सांकड़ा हो जाता है, सब एक दूसरे से चिपक जाता है। तो यही चीज तो यहाँ भी हो रहा है, केमिकल ने धक्का मारा किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब धक्का जो मारा पीछे क्या हो गया, हमारा पूरा खाली हो गया, आगे वाले इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से चिपक गए। तो बताइए अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है कैसा, बिल्कुल लो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा हमारा, क्योंकि धक्का मारा तो सभी आगे चले गए। अब यहाँ पे कैसा हो गया हमारा, हाई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एक दूसरे से आपस में चिपक गया। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, फिर से सुनो। देखो आपका ये बैटरी था, बैटरी के अंदर क्या आपका केमिकल है, हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया वैसे ही सिग्नल किसको मिला, बैटरी के अंदर केमिकल को, कि हाँ भैया हमने स्विच ऑन कर दिया, तुम अपना काम करना शुरू करो। तो केमिकल अब क्या करेगा, अपने आप में वो रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन जब करेगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसके बगल में है, जैसे यहाँ पे बैटरी है आपका, तो इलेक्ट्रॉन बगल में कहाँ पे है, यहीं बगल में है।
तो अब वो केमिकल रिएक्शन ना इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि हम रेडी हो चुके हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, हम तुमको क्या करने वाले हैं, बहुत जोर से धक्का मारने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन रेडी हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारेगा। तो अब जरा बताइए, धक्का मार रहा है कौन, केमिकल मार रहा, धक्का मारा। तो इलेक्ट्रॉन को जो धक्का मारा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आगे जाके चिपक जाएंगे, टकरा जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन पीछे क्या हो गया, खाली हो गया। तो बताइए क्या यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे अब पूरा खाली है, आगे में जाके सब एक दूसरे से टकरा गया, यानी कि वहां पे जमा हो गया। क्या ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, बस। अब अगला क्या होगा, जो अगले वाले को धक्का मारा था वो और अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर वो और अगले वाले को धक्का मारेगा, और अगले वाले को धक्का मारेगा। इससे क्या होगा, पूरे सर्किट में हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और यही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल बात समझ में आ रही है। आप ना इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप अपने घर में टंकी को भरने के लिए मोटर चलाते हैं तो आपका पूरा पाइप पहले खाली रहता है, उसके बाद क्या होता है, पानी आपका धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आगे में तो खाली है, पीछे से पानी जा रहा है, तो क्या यहां भी डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि इधर आपका पानी है, उधर पूरा आपका पाइप खाली है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना। तो वही बात इसमें भी था, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ आ गया। अब तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको ऐसे करते 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 हमारा फिर यहाँ पे आएगा, फिर वही पैटर्न दोबारा चलेगा, फिर ऐसे हमारा बार बार ये हमारा चलता रहता है। तो अब यहाँ पे आप जरा देखो, क्या अब आपको समझ में आया कि द चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, चार्जेस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर एक जनरेट हुआ, बिल्कुल जनरेट हुआ, डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो गया, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जब केमिकल ने, बैटरी के अंदर जो केमिकल है, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन सब खाली हो गया, अगले वाले को अगले वाले से टकरा दिया गया। तो यहाँ पे तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, यहाँ पे सैकड़ा जगह एकदम प्रोड्यूस हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा खाली। तो यहाँ पे एक डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन वहां पे एकदम पूरा एक दूसरे से ना पैक हो गए हैं। वो अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर अगला वाला और उसको धक्का मारेगा, ऐसे हमारा पूरे सर्किट में धीरे धीरे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और यही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत इसमें, चले और आगे बढ़ते हैं फिर। और वही चीज हमारा इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बस आगे बढ़ते हैं फिर। अब दिस पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इस सर्किट में बैटरी के द्वारा क्रिएट किया गया। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैटरी को हटा देते हैं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कभी क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके पास स्विच भी है, एमीटर भी है, कंडक्टर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास बैटरी ही नहीं है, मतलब कि केमिकल ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सके, तो कैसे मारेगा। तो हमारा इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम किसने किया, बैटरी ने किया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे घरों में कौन करता है, वो बताते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। क्योंकि हमारे घरों में तो हम उतना लंबा बैटरी लगा नहीं सकते हैं। कैसे, जैसे हमारा पूरा पटना शहर है, तो क्या पूरे पटना शहर में बिजली हमारा वायर है, तो क्या उसको एक बैटरी के द्वारा बिजली दिया जाता है क्या, नहीं। जब बैटरी वहां पे नहीं दे रहा है तो वहां पे फिर हमको हमारे घर में वोल्टेज पहुंचा कौन रहा है, बताएंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द केमिकल एक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। द केमिकल एक्शन विद इन अ बैटरी जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो हमारे बैटरी के अंदर केमिकल था, उन्होंने अपने आप में क्या किया, कुछ हलचल किया, कुछ एक्शन किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या जनरेट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का मतलब है कि यहां से लेकर ऐसे, यहां से लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पूरे सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया किसने, हमारे बैटरी ने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, जब हमारा एक बैटरी एक सर्किट से कनेक्टेड रहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली करता क्या है, आपके चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किस में ला देता है, मोशन में ला देता है। हाँ भैया तुम मूव करना शुरू करो, इस तरीके से इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, और इसी तरीके से तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब कि अब हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन अगले वाले को धक्का मारेगा, फिर उसको धक्का मारेगा, ऐसे करते करते हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है तो हमको क्या मिलना शुरू हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे ही हमारा होता है इसमें, ठीक है। चलिए अब एक बार ना आप इसके पूरे फेनोमेना को आप एक बार पूरा समझ लो एक बार में, कैसे काम होता है हमारा। यहां से आपको ये मालूम है कि हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं कर सकता। उसको मूव करवाने के लिए हम लोग अपने सर्किट में क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। और जैसे हम लोग अपने सर्किट के स्विच को ऑन करते हैं, वैसे सिग्नल मिलता है हमारे बैटरी के केमिकल को कि हाँ भैया स्विच ऑन हो गया, तुम अपना कुछ अंदर में रिएक्शन करना शुरू करो। और वो रिएक्शन करता है, फिर वो केमिकल धक्का मारता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन को कह देता है कि देखो हम रेडी हो गए, तुम भी रेडी हो जाओ, क्योंकि हम तुमको जोर से बहुत ही धक्का मारने वाले हैं। तो हमारा केमिकल क्या करता है, बैटरी का केमिकल, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से धक्का मारता है, और इतने जोर से धक्का मारता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सारा हमारा खाली हो जाता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर गया कहाँ, आगे चला गया। तो अगला वाला उसको धक्का मारेगा, फिर उसको धक्का मारेगा, ऐसे मारते 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 पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, इट मीन्स हमको क्या मिलने वाला है, अब इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। इसी तरीके से हमारा करंट हमको मिलता है। यही चीज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि आप हमसे कोई पूछे कि सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता कौन है, बैटरी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्पेंट। अब देखो, यदि आप चाहते हैं कि हमारे सर्किट में लगातार हमको करंट मिलता रहे, हमारे सर्किट से हमको लगातार करंट मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता है। आपके पास जो बैटरी जुड़ा हुआ है ना, ये अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है केमिकल के रूप में, उसको लगातार वो खर्च करता रहता है। अच्छा, जब आप एक कार खरीदते हैं बैटरी वाला, तो क्या वो कार आपका जीवन भर चलता है, कभी ना कभी उसका बैटरी खराब हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर जितना भी केमिकल था उसने अपना काम कर दिया। जितना दिन तक आपका गाड़ी चलना था, जितना दिन तक आपके कार में इलेक्ट्रिक करंट मिलना था, मिल गया, अब बात खत्म। तो आप चाहते हैं, मतलब कि इस सर्किट में ये होता है कि जब तक इस बैटरी के पास अपना केमिकल एनर्जी है, तभी तक आपको इसमें करंट मिलेगा। इसका एनर्जी खत्म, करंट भी खत्म, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा बैटरी लगाओ इसमें। वही चीज था इसमें। देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि आप चाहते हैं कि आपका करंट आपका मेंटेन रहे, मतलब कि हमको लगातार करंट मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज बीइंग कंटिन्यूअसली स्पेंट। यानी कि आप चाहते हैं कि लगातार हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे, इसके लिए आपका बैटरी यहाँ पे मेन काम करता है। बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल एनर्जी है वो लगातार अपने आप को खत्म कर रहा होता है, तभी जाके आपको लगातार करंट मिल रहा होता है। और एक बार बैटरी का सारा एनर्जी खत्म, आपका बैटरी भी खत्म, करंट भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद फिर जाके हम लोग बैटरी को रिप्लेस करते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से आपका वो टीवी का रिमोट काम करता है, इसी का रिमोट काम करता है। टीवी का रिमोट क्या आपका जिंदगी भर चलता है, उसका बैटरी जो लगाते हैं आप, नहीं, कभी ना कभी तो खत्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है ना उस समय पे कि आपका टीवी का जो रिमोट है, आप बैटरी ठोक ठोक के चला रहे हैं, चल ही नहीं रहा, कहां से चलेगा, आपका पूरा जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी था वो खत्म हो चुका है, वो वहां पे ना करंट जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से नया बैटरी खरीदते हैं, नया वहां पे पुट करते हैं। मतलब कि आपका सर्किट पहले से अरेंज है रिमोट के अंदर, बस आप वहां पे क्या कर देते हैं, एक बैटरी वहां पे फिट कर देते हैं, तो आपका पूरा करंट दोबारा मिल गया आपको रिमोट में, उसके बाद आपका काम करता है। वही चीज था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप पोटेंशियल डिफरेंस के मेन डेफिनेशन पे, क्या लिखा हुआ देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द, यहां से आपका मेन है, यहां से the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या समझाया था हमने आपको, एक, वन, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में अभी नहीं आया होगा, क्या है ये देखिए, यहां से आप पढ़ो, ये आपका मेन है, the amount of work done in moving a unit charge। यूनिट चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यूनिट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, यूनिट का मतलब वन, तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे के पूरे सर्किट में हम यदि चाहते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाए, यानी कि हमारा पहला पॉइंट और ये हमारा, मान लो आप ऐसा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा पॉइंट पे है और ये आपका इलेक्ट्रॉन पहले पॉइंट पे है। आप चाहते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे आ जाए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, जैसे आप ऐसे करो, आप यहाँ कोचिंग से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर जाते हैं, आप इस पॉइंट से, कोचिंग आपका पहला पॉइंट हो गया, घर आपका दूसरा पॉइंट हो गया, आप अपने पॉइंट से निकले यहाँ से और आप घर चले गए, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, इसका मतलब आपने क्या किया, काम किया। सिंपल सा बात है। हम यहाँ से पढ़ा के अपने घर जाएंगे, हमने आप क्या किया, हमने काम किया, सिंपल बात है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ काम किया, सिंपल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यही हमारा है, बस और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब ये हो गया, सिंपल सा ऐसे समझो कि एक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आपको कुछ काम करना पड़ता है, यानी कि कुछ वर्क आपको डन करना पड़ता है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बात वही हो गया। तो यहाँ पे और थोड़े सा आप गहराई से समझेंगे तो आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी, आप इमेजिन करोगे आपके पास एक कंडक्टर है, यही वाला समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाना है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम का मतलब होगा कि इसको उठा के वहां पे आप रख रहे हैं, मतलब आप अपने आप में काम कर रहे हैं, कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पहुंचाना है, ये काम हम लोग करते हैं या सर्किट अपने आप करता है? सर्किट अपने आप करता है। अच्छा, उसको करवाता कौन है फिर? बैटरी करवाता है, बस यही चीज होगी हमारा। मतलब कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने आप नहीं गया, उसको पहुंचाया किसने? बैटरी के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसने पहुंचाया। दिस इज नोन एज आपका पोटेंशियल डिफरेंस, बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि कोई चलते फिरते भी आपसे पूछे तो सिंपल सा बताइएगा कि किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जब हम लोग लेकर जाते हैं तो कुछ काम हमको करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने का मतलब ये कुछ काम आप कर रहे हैं, वही हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि कोई बोले कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे चल जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो क्या ये अपने आप हो रहा है? नहीं, वो कौन कर रहा है? हमारा बैटरी कर रहा है। और पूछेगा बैटरी कैसे करता है, तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके धक्का मारता है, ये वाला वहां चल गया, वो वाला वहां चल गया, वो वाला वहां चल गया, ऐसे तरीके से हमारा काम चलता है। यही हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें बहुत आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल यहां से द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये काम कौन करता है? आप करते हैं? सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर कौन करवाता है? ये बैटरी करवाता है। कैसे करवाता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवा के, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा, ये वाला यहां चल गया, फिर ये वाला उसको धक्का मारेगा, ये वाला वहां चल गया, इस तरीके से हमारा चलता है, बस। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके सामने है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अब समझ गए, वोल्टेज अब आपको समझ में आ गया क्या है। यही हमारा वोल्टेज है, जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस समझा ना, इसी के ऊपर आप क्या रख दो, बस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, यही था हमारा आपका वोल्टेज। लेकिन अब सवाल है कि सर आखिर हमारा वोल्टेज हमारे घरों में कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाइए। देखो ध्यान से क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से। यदि आपका इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा है तो आपको वोल्टेज एक जैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, कभी कभार पंखा का स्पीड कम हो जाता है, कभी कभार पंखे का स्पीड तेजी हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस उसको रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे उसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, कहीं पे ज्यादा मिल रहा है। कम मिल रहा है इसीलिए आपका पंखे का स्पीड कम हो गया, ज्यादा मिल गया इसीलिए पंखे का स्पीड बढ़ गया। अच्छा, क्या ये हम लोग अपने घर से करते हैं? नहीं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक का बोर्ड होगा जहां से आपका करंट आ रहा है, वहीं पे कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ये आपके घर में ऐसा होता है। तो अब इसको ना थोड़ा सा आप अपने घर के सर्किट को भी समझो, ये कैसे होता है। आपके घर में जब वोल्टेज कम हो रहा है या फिर बेसी हो रहा है, इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं उसको, जहां से इलेक्ट्रिक करंट ये आ रहा है वहीं पे कुछ खराबी है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप जाके ठीक करते हैं क्या? नहीं, वहां पे आपका एम्प्लॉय पहले से होता है, उसको खबर किया जाता है कि हाँ भैया हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहा है, बेसी आ रहा है। फिर वो देखता है कि केवल आपके घर में आ रहा है या पूरे मोहल्ले में सिस्टम है खराब, तो पूरे मोहल्ले में होता है तो वो मेन सर्किट को ही वहां पे ठीक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, वो लोग बड़ा अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते होंगे हमारे घर पे पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे घर का काम करता है। तो अचानक यदि पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए अचानक यदि तेजी से हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब आपके घर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस घट गया,
आपके घर का फैन स्लो हो जाएगा। ये काम आप नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपके सर्किट से, मेन हाउस से होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से हमारा वोल्टेज अपने घरों में भी काम करता है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, चलो इसके बारे में देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल V से, याद रखिएगा, और वर्क डन को कैपिटल W से, और चार्ज को तो आपका मालूम है कैपिटल Q से करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय चार्ज, यही आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी कि V इक्वल्स टू W बाई Q, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो V इक्वल्स टू W बाई Q, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लीजिए थोड़ा। हाँ, इसका SI यूनिट थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज वोल्ट, और इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डिनोट किया कैपिटल V से, और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट हम लोग क्या कहते हैं, उसको वोल्ट कहते हैं, और इसको भी डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल V से ही करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं फिर। वर्क डन, अच्छा क्लास 9 के याद कीजिए आप अपना चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें हम लोग वर्क डन को किस SI यूनिट से जानते थे, जूल, वेरी गुड। वर्क डन का SI यूनिट होता है, इसको हम यहां पे लिख दें, इसको यहीं पे लिख लो आप, SI यूनिट इज जूल, और हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल J से, याद रखिएगा इस बात को। वर्क डन का SI यूनिट जूल कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और चार्ज का SI यूनिट यानी कि Q, इसका SI यूनिट कल बताया था हमने आपको, चार्ज का कूलम, सिंपल। इसका तो आपको मालूम ही है, ये हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको तो आपको पहले से मालूम है, इसका कूलम कैपिटल C, ठीक है। बस हो गया, यही था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो V इक्वल्स टू W बाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल V से, डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और इसका SI यूनिट होता है हमारा वोल्ट, और वोल्ट को भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और वर्क डन का SI यूनिट होता है हमारा जूल, जिसको कि हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और Q मतलब चार्ज, इसका तो आपको मालूम है SI यूनिट कूलम, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अच्छा, कल ना हमने आपको बताया था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज हम बताएंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि कब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब। जैसे कल आपने पढ़ा था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट कब होगा, उसी प्रकार से यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट कब मिलेगा आपको, कब मिलेगा। फॉर्मूला पे आप पुट करके देख सकते हैं कब मिलेगा, देखो W बाई Q, इट मीन्स जब 1 जूल का काम किया जाए 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए, वही आवाज यहां पे लिखा हुआ देख लीजिए। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point in a circuit, in a current carrying conductor, then the potential difference between 2 points is 1 volt। मतलब ये हो गया, Q का मतलब चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा, वही हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। इसको आप फॉर्मूला पे भी पुट करके देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो यहां पे W का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 जूल, डिवाइडेड बाई Q आपके पास कितना है, 1 कूलम, तो 1C, तो क्या हो गया 1 जूल पर कूलम, और यही हमारा होता है 1 वोल्ट, बस सिंपल। तो यूनिट भी आपसे पूछा जाता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको कब मिलेगा, तब मिलेगा जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो काम करना पड़ेगा, हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही है आपका 1 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका वोल्ट मीटर, कल हमने आपको बताया था आमीटर के बारे में, और आज बताएंगे वोल्ट मीटर के बारे में। नाम से मालूम चल रहा है, जो एक सर्किट में वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, वही हमारा वोल्ट मीटर है। तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे यानी कि वोल्टेज को मेजर करे, वही डिवाइस हमारा कहलाएगा वोल्ट मीटर, सिंपल। अच्छा,
एक बात और, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। याद कीजिए, एक इधर और एक नीचे, एक ये और एक ये और एक ये, इन तीनों में हमारा एमीटर लग सकता है, ऊपर वाले में नहीं लग सकता एमीटर, ऊपर में केवल क्या लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा। चलिए अब आपको एक हम, अच्छा यहाँ पे ना एक बात आपको बताते हैं, जैसे जैसे नए नए चीजों को हम पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम आपके सामने एक कंप्लीट उसका सर्किट भी बना के दिखाते चलेंगे। क्योंकि अभी आपके पास केवल क्या आया है, एमीटर आया एक डिवाइस, उसके बाद क्या आया आपके पास, वोल्ट मीटर आया, तो दोनों आपको किस में दिखाना पड़ेगा, सर्किट में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस को बाद में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो जहां तक अभी आपने फिलहाल पढ़ा है वहां तक के सर्किट को हम बनाते हैं। आपने एमीटर तक पढ़ा था, आपने एमीटर तक का सर्किट बनाया आपने कॉपी में, अब आपने वोल्ट मीटर पढ़ा है तो वोल्ट मीटर का भी हम लोग एक डायग्राम मतलब सर्किट में उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी सीख लेते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग एक सर्किट आपको बना के दिखाते हैं जिसमें हमारा एमीटर भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा, बैटरी भी होगा, स्विच भी होगा, सब चीज होगा हमारा इसमें, ठीक है। इसका एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे तो हमने एक चीज छोड़ ही दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज आपको समझ में आ गया, सिंपल सा क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब आप ये समझो, मतलब ये भी ना उसी में छुपा हुआ है जो आपने पढ़ा ना, मतलब आपने दोनों चीज पढ़ लिया, बस हमने आपको बीच में बताया नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरे जगह तक आएगा तो बताइए उसके पास क्या वो अपने आप आएगा, उसको आने के लिए क्या चाहिए, अपने आप को क्षमता चाहिए ना, और वो क्षमता कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो हाँ बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये हो गया कि आप अपने कोचिंग से घर जाएंगे तो क्या आप अपने आप चल पा रहे हैं क्या, नहीं, आपके अंदर पहले से एनर्जी है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि हाँ हम अपने कोचिंग से अपने घर जा सकते हैं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, एनर्जी बचा हुआ है, हम जा सकते हैं। वही बात यहाँ भी है, हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसका मतलब कि उसके पास कैपेसिटी है, वो जा पा रहा है, और वो किसके वजह से जा पा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जा पा रहा है। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन के पास क्षमता होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, और वो क्षमता उसको कौन प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि बैटरी प्रोवाइड करता है कि हाँ तुम यहां से वहां मूव कर जाओ, बस, ठीक है। चलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अच्छा चलते फिरते कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आप क्या बताएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप सिंपल सा ये बताइएगा कि देखिए हमारे कंडक्टर में यानी कि हमारे सर्किट में, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करता है, ठीक है, उसको मूव कौन करवाता है, फिर उसको मूव हमारा करवाता है बैटरी। अब पूछे कि बैटरी कैसे करवाता है, तो बोलिएगा कि बैटरी के अंदर होता है हमारा केमिकल, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन करना शुरू करता है, और वो केमिकल रिएक्शन करके हमारे इलेक्ट्रॉन को मैसेज पहुंचाता है कि भैया रेडी हो जाओ भागने के लिए, क्योंकि हम तुमको बहुत जोर से धक्का मारने वाले हैं। और जैसे ही वो केमिकल हमारा इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जाके अगले वाले से चिपक जाता है, पीछे हमारा खाली हो गया और यहाँ पे खाली हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा सब जमा हो गया, फिर वो अगले वाले को धक्का मारेगा, ऐसे हमारा क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, बस। और ये पूरे सर्किट में हमारा जब अगर प्रोड्यूस हो जाएगा तो आपका पूरा इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट में आ गया, और पूरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गया, आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, सिंपल। यही था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अच्छा इसको भी मिटाई देते हैं। चलिए अब आपके पास एक सर्किट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने एमीटर के बारे में भी पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ा। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपके पास एक कंप्लीट सर्किट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहां पे आप बल्ब लगा सकते हैं,
बल्ब आप नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगा दीजिएगा, थोड़ा सा ठीक लगता है देखने में। कितना सेल मिनिमम? 3 सेल। अच्छा लगता है 3 सेल, और लगभग आपके पास 3 सेल होना चाहिए तो ठीक सर्किट माना जाता है। चलिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, ये आपका स्विच है, ये एमीटर है, और करंट का। अच्छा, एक बात और, यहां से इधर की ओर हमारा करंट मूव करता है, तो ये हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। क्योंकि करंट जब हमारा पॉजिटिव से जा रहा है तो पहले वाले इसका सामना पहले बार किससे होगा? पॉजिटिव से होगा, उसके बाद नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव। उसके बाद फिर अब सवाल है कि सर वोल्ट मीटर कहां पे लगाएंगे? देखो, वोल्ट मीटर आप यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी लगा दो, बस इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना। आमीटर के पास ये पूरा छूट है, वो आप इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। लेकिन इधर कभी भी आप आमीटर को मत लगाना। यहां पे केवल क्या लगेगा? केवल यहां पे आपका वोल्ट मीटर ही लगेगा। तो वोल्ट मीटर को आप कहीं भी लगा दो ऐसे, लेकिन वी लिखेंगे और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे कौन सा होगा साइन? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। ये आपने ऊपर किया है, इसी को आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, नीचे की ओर भी कर सकते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? ये आपका वोल्ट मीटर हुआ ये और ये, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये आपका पॉइंट बी हो गया। इसका मतलब हो गया कि यदि आपने सर्किट में वोल्ट मीटर यहां से लेकर यहां के बीच में लगाया है, इसका मतलब है कि आप वोल्टेज कहां से कहां के बीच में पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में। तो हमेशा याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगता है, और ये 2 पॉइंट कौन सा हो सकता है? कुछ भी, जो आप डिसाइड कर लीजिए। आमीटर आप यहां से लेकर यहां और यहां के बीच में कहीं भी आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा 2 पॉइंट के बीच में लगेगा। जैसे आपने यहां पे पॉइंट ए इसको माना और ये पॉइंट आपने बी माना, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे थे। एक पॉइंट आपका ये हो गया और आपका एक पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब है कि आप वोल्टेज केबल और केबल इन दोनों के बीच में का निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा कब निकलेगा? 2 पॉइंट के बीच का निकलेगा। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आपने चूंकि सब चीज समझ लिया है, आपके पास एक सर्किट का डायग्राम भी आ गया, 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका फॉर्मूला समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा था और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल हम देते हैं आपके बुक से। पहला सवाल आपका ये वाला, जरा बताइए। हाँ, क्वेश्चन आपके बुक का है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा और आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, आपके बुक का है। बताइए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब of charge passing through a 6-volt battery। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको प्रैक्टिकल इसका नॉलेज आ पाएगा, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाकई में काम आ रहा है कि नहीं। देखिए, बहुत आराम से इसको समझिए। न्यूमेरिकल्स को बनाने का ना तरीका होता है, पहले आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ के ना ब्रेक करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है देखो तो ध्यान से, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या हुआ? इसका यहाँ पे किसका वैल्यू दिया गया है? ईच कूलम का मतलब, ईच कूलम का मतलब हो गया कि Q का वैल्यू 1C दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास चार्ज दिया गया है। ईच कूलम ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि Q का वैल्यू 1C यानी कि 1 कूलम दिया गया है। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, यानी कि आपके पास किसका वैल्यू दिया गया है? V का 6 वोल्ट दिया गया। मतलब यहाँ पे हो गया
कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट हम लोग कैसे करते थे, कैपिटल V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया गया आपके पास, 6 वोल्ट दिया गया है, और Q का वैल्यू कितना दिया गया आपके पास, 1 कूलम दिया गया है। आपको यहाँ पे निकालना है एनर्जी, और एनर्जी का सिंपल सा मतलब है वर्क डन। आप ऐसे भी समझना है इसको, कई बार एनर्जी केवल लिखा रहेगा, तो एनर्जी का मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। याद रखिएगा इस बात को, समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। और वर्क डन को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। देखो जब भी एनर्जी बोले ना, समझ आएगा वो वर्क डन का बात कर रहा है। आप इसको ऐसे भी समझिए, क्लास 9th में जैसे हमने आपको बताया था, नहीं याद है तो ऐसे समझो, आपके पास जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम कर पाओगे ना। इट मीन्स एनर्जी बराबर क्या, वर्क। तो एनर्जी बोले तो वर्क समझना है, वर्क बोले तो एनर्जी समझना है, क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाएंगे, सिंपल सा है। तो वहां पे यानी कि यहाँ पे आपसे केवल और केवल W का वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास अब फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला पुट करके नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। लेकिन पहले आप ये चेक करो कि क्या सभी अपने SI यूनिट में है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट दिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल्स टू W/Q। तो हमको निकालना किसका वैल्यू है, W का निकालना, इसको जरूर रहने देंगे। तो हमारा W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू VQ बन जाएगा। चलिए निकालते हैं जरा ध्यान से। V हमारे पास कितना है, 6 इंटू Q कितना है, 1, यानी कि W का वैल्यू आ गया 6। क्या सही है, सही है, अभी गलत है, हाँ यहाँ पे जूल लिखना पड़ेगा कैपिटल J, क्योंकि आपने निकाला क्या, वर्क डन, और वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है, तो आपको लास्ट में J लिखना पड़ेगा। अब आपका ये सही हुआ। इट मीन्स आपके पास, ऐसे समझो सवाल को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट भी करो। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सर्किट था, उस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना काम करना पड़ा, 6 जूल का काम करना पड़ा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा था उस सर्किट में, 6 वोल्ट का दिया जा रहा था। सिंपल ऐसे करना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व। एक और बता दें, एक और बता देते हैं आपका, जो कि आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल है। बताइए जरा एग्जांपल कौन सा है, नहीं एग्जांपल नंबर आप बताइए, 12.12 वाला। हाँ वही बात बताइए। हाउ मच वर्क is done in moving a charge in moving a charge moving a charge of 2C moving a charge of 2 coulomb across 2 points across 2 points having a potential difference having a potential difference 12 वोल्ट। चलिए ये सवाल भी ना कुछ इसी प्रकार का मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें हम कुछ बातें बताना चाहते हैं, जरा देखिए ध्यान से। इसमें क्या पूछा गया था आपसे, हाउ मच एनर्जी। यहाँ पे ना एनर्जी कहा, तो एनर्जी का मतलब क्या समझा दिया हमने आपको, क्या समझना है हमेशा, वर्क डन समझना है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना सिंपल कर दिया, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन सिंपल से इसमें पूछा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली पूछा आपसे, वर्क डन डायरेक्टली पूछा आपसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी पूछ दिया था, तो आपको ऐसे समझना है कि एनर्जी मतलब वर्क डन पूछा जा रहा है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे सिंपल से समझो कि जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कर पाओगे। इट मीन्स वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, बस सिंपल। लेकिन ये तो और आसान हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमसे वर्क डन ही पूछ लिया गया है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो यानी कि Q का वैल्यू हमारे पास 2 कूलम दिया गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 वोल्ट दिया गया है। आपसे इसमें भी W का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। तो आपके पास अब फॉर्मूला है कि हैंस V इक्वल्स टू W/Q, तो W का निकालना है हमको, तो W का क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V हमारे पास है 12 इंटू Q हमारे पास है 2, तो W इक्वल्स टू 24 जूल। यही आपका आंसर हुआ।
और इसमें आपका था 6 जूल। चलिए बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा आप, इसमें क्या था, इसमें यह था कि देखो आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में वर्क कितना करना पड़ा हमको, 24 जूल का, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया जा रहा था हमको, 12 वोल्ट का दिया जा रहा था। सिंपल, बस हो गया। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। जैसे जैसे हम लोग नई नई चीजों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सर्किट में भी नई नई चीजों को ऐड भी करते चलेंगे। पहले आपने एमीटर के बारे में पढ़ा तो हमने एमीटर जोड़ा, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा तो हमने इसको जोड़ा, आगे चल के आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अच्छा एक बात और, पहले आप इतना कॉपी कीजिए, जो हमने बोर्ड पे लिखा था उसको आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन में खास करके आप लोग। उसके बाद ये डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आप एक हेडिंग दीजिए, हेडिंग होगा आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसमें कुछ बताना नहीं है हमको। क्यों नहीं बताना है, क्योंकि देखो एक सर्किट में हम लोग ना अलग अलग चीजों के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आमीटर के लिए हम लोग कैपिटल ए लिख देते हैं, वोल्ट मीटर के लिए कैपिटल भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये जिग जैग बनाते हैं, आगे मिलेगा आपको। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बैटरी को ऐसे दर्शाते हैं, सेल को हम लोग सिंगल से दर्शाते हैं, स्विच को ऐसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार का ना कुछ सिंबल इमेज के तौर पे आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको एक बार अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम नहीं बताने वाले हैं बोर्ड पे, मतलब अभी तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन बोर्ड पे डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि लंबा समय लग जाएगा और ये अपने से आप कीजिएगा। इसमें कुछ ना समझना नहीं है, बस आप इसमें ऐसे समझो, एक सिंगल सेल को ऐसे डिनोट करेंगे, एक बैटरी को यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, एक ओपन स्विच को ऐसे करेंगे जैसे हमने बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे डॉट है, इसको हमने डॉट नहीं दिया तो क्या बन गया, ये ओपन बन गया ये, और यदि हमने इसको में डॉट दे दिया इसका मतलब ये क्लोज हो गया। तो उस प्रकार का इसमें दिखा गया है। उसके बाद फिर एक यदि आप वायर को ज्वाइंट करते हैं तो ऐसा है, एक वायर बिना ज्वाइंट किए केवल उसके ऊपर से क्रॉस कर गया तो वो ऐसा है। बल्ब को ऐसे या फिर ऐसे आप दर्शा सकते हैं। रेजिस्टेंस जो कि आपको आगे मिलेगा वो ऐसा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं, ये भी आपको मिलेगा आगे, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। अमीटर अभी आपने पढ़ा वो ऐसे हमारा है, वोल्ट मीटर आपने पढ़ा वो ऐसा है। यानी कि इसमें कुछ सर्किट में इस्तेमाल होने वाले डायग्राम दिए गए हैं फिगर के तौर पे, आप इसको एक बार सिंबल के तौर पे बेसिकली कह सकते हैं। उसको आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो कल हमारा टॉपिक स्टार्ट करना रहा ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आप इतना करने के बाद हेडिंग दीजिए सर्किट डायग्राम और इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली अपना ओम्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, और कहीं पे डाउट रहे तो बेसिकली बेझिझक एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे कल, ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज का टॉपिक है ओम्स लॉ के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने जहां तक पढ़ा के छोड़ा था उसके बाद हमने कहा था कि आपके बुक में ना एक टॉपिक है आपका सर्किट डायग्राम, उसको आप बना लीजिएगा। बनाया आप लोगों ने, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना वो डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्किट में हम लोग हर प्रकार के डायग्राम को बना नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके सिंबल को इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया था। तो बेसिकली हम आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें कोई दिक्कत, हर चीज़ समझ में आ गया था? चलिए, तो आज यदि हम लोग यानी कि पिछले वाले क्लास के यदि कोई चीज़ दिक्कत रहा होगा तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत था? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कल जो पढ़ा के छोड़ा था उसके बाद हमने एक होमवर्क दिया था कि आपको ये वाला बेसिकली सर्किट डायग्राम जो अपने कॉपी में बना लेना है। यहाँ पे आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे आपका सिंबल है, इसका ना हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपने सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें से 2-3 चीज़ हम लोग अभी इस्तेमाल कर भी चुके हैं और भी आगे हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, जो कि हम लोगों को आगे मिलेगा तो हम लोग इसको सीखेंगे। चलिए, लेकिन आज हम लोगों का टॉपिक है ओम्स लॉ। इसको पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कल आपको पढ़ाया, उसके बारे में ना थोड़ा सा हिसाब समझिए। पहले सबसे पहली बात यहाँ पे आप बताइए कि पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है अभी तक के क्लास में। मतलब पहला आपका करंट, दूसरा आपका सर्किट तो जान चुके हम लोग, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वोल्टेज। यानी कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला आपका इलेक्ट्रिक करंट, जान चुके हैं पूरी तरीके से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I = Q/T जान चुके हैं।
और जो सेकेंड हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वोल्टेज, और फिजिक्स की दुनिया में क्या नाम देते हैं उसको हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम लोग करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जो एक नया चीज पढ़ने वाले हैं ना, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में नहीं करते हैं, हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन हमारे सर्किट में ऑलरेडी होता है। समझेंगे अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, सब चीज हम लोग आज यहाँ पे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि ओम्स लॉ के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन अच्छा, आपने ना दो डिवाइस के बारे में अब तक पढ़ चुका पढ़ा आपने। पहला था आपका अमीटर और दूसरा था आपका वोल्ट मीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ना कम से कम आप दो डिफरेंस बताओ, यानी कि डिफरेंशिएट करो इन दोनों को, क्या बता सकते हैं? हाँ, आमीटर करंट को मेजर करेगा सर्किट में, और वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा एक सर्किट में। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप क्या बताएंगे? आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर में पैरेलल। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग भी, ऑनलाइन में लीजिए, एक बार देखिए आप अपने कॉपी में, यदि हो सके कहीं पर भी नहीं तो यदि आप इसको सिंपली भी ऐसे याद रखिए, सिंपल सा आप याद रखिए। यदि आप लिखना भी चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप दो कॉलम बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, मन करे तो, नहीं तो इतना ये हार्ड भी नहीं, आप याद रख सकते हैं। एक तरफ लिखो आप अमीटर, दूसरे तरफ लिखो आप हेडिंग में वोल्ट मीटर, यानी कि इधर अमीटर और इधर वोल्ट मीटर। इन दोनों में बेसिकली आपको दो डिफरेंस लिखना है, ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है, बनाइएगा, कंफर्म इसको बना लीजिएगा। आमीटर होता है हमारा एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को मेजर करता है किसी सर्किट में, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, आमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, सिंपल, दो डिफरेंस हो गया। तो ये ना, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं, दोनों चीजों के बारे में आप जान चुके हैं, तो मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो अब आप वहां पे तो ये नहीं कह सकते ना टीचर को कि सर आपने पढ़ाया नहीं इसके बारे में, आपने पढ़ लिया, मतलब आपको डिफरेंस आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा या फिर याद रहे तो भी ठीक है, मेरे हिसाब से आप इसको लिख ही लीजिए। हालांकि यदि आपने जो नोट्स हमने लिखाया था आपको, यदि आप उसको लिखे होंगे तब तो फिर आपको कॉपी में पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपना आज आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वही बात है जो हमने यहाँ पे आपको कहा कि अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा, पहला इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बारे में, ठीक है। अब हमारे सामने एक इंसान आते हैं जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है, उन्होंने हमको ये चीज समझा दिया। और देखिए जब भी हम यहाँ पे ना फिजिक्स में रिलेशन का बात करेंगे, आप हमेशा समझिएगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन, हम लोग पढ़ते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिजिक्स में दो ही प्रकार का रिलेशन होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पे अभी समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मेजर तरीके से हम लोगों ने यही चीज पढ़ा है। अब हमारे सामने एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या है वो साइंटिस्ट जरा देखिए ध्यान से, यहीं से आपका क्लास आज का शुरू होता है। इन 1827 a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across its ends। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1827 में हमारे पास जर्मनी का एक फिजिक्स आते हैं, फिजिक्स का मतलब होता है जो फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो 1827 में हमारे सामने जर्मनी का एक बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञानी आदमी आते हैं, उसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ओम इन्होंने ही दिया, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, ओम्स लॉ पड़ गया। अब सवाल है कि ओम्स जी ने हमको लॉ क्या दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली 1827 में हमारे पास जर्मनी का एक साइंटिस्ट आया, नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने हमको ये बताया कि देखो अभी तक जो तुम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े हो ना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है बस। और वो रिलेशनशिप कैसा है अभी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बेसिकली हमको जो रिलेशनशिप बताया इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो किसने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। कब बताया, 1827 में बताया। कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। और ये हम ना 20 से सवाल आपसे क्यों पूछ रहे मालूम है, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला एग्जाम में ये सब वहीं से पूछेगा आपसे, बोलेगा कि बताइए 1827 में, नहीं तो इसको ऐसे पूछेगा
कि जॉर्ज साइमन ओम कहां से बिलोंग करते थे, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा आपसे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। कब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला, 1827 में मिला। तो ये बीच बीच में आपको बताते हम चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में हमारा ओम्स लॉ है क्या, इसके बारे में आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपका डेफिनेशन है ओम्स लॉ का। दी इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते थे, आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर। अच्छा, मेटालिक वायर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, सिंपल सा कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके, यानी कि पास हो सके उससे। तो मेटालिक वायर मतलब वो वायर आपका कोई भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी भी का भी वायर हो सकता है वो। तो मेटालिक वायर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कंडक्टर के बारे में। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आपको ना इस ओम्स लॉ पे पूरा ध्यान नहीं देना है। कहां से कहां ध्यान देना है, आप ये देखो, द इलेक्ट्रिक करंट यहां से लेकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तक आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद क्या कहा गया वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन यहां तक आपको ज्यादा समझना है। समझिए क्या कहा गया। अभी तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। ओम्स जी ने हमको ये बताया कि देखो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब यहाँ पे आप समझो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हालांकि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी चीज घटेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम मार्केट गए, हमको एक पेन खरीदना था। हम स्टेशनरी की दुकान पे गए और हमने कहा कि भैया हमको एक पेन दीजिए। तो उन्होंने हमको ये पेन दे दिया, हमने बदले में इस पेन का जो प्राइस था 5 रुपये, हमने उनको 5 रुपये दे दिया। हमको पेन कितना मिला, 1। हमने प्राइस कितना दिया उसको, 5। अब हमने कहा कि भैया एक और पेन दीजिए, तो उन्होंने हमको एक पेन और दिया, तो हम उसको 5 रुपया और देंगे। तो बताइए हमारे पास पेन का संख्या बढ़ गया, एक था पहले 2 हो गया, तो पेन का संख्या बढ़ा, उसको हमने पहले कितना दिया, 5, फिर बाद में और 5 दिया, तो उसका प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि हमारा पेन बढ़ा तो उसका पैसा भी बढ़ गया। मतलब सिंपल सा हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा। दोबारा समझिए, बहुत सिंपल भी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा दूसरा भी घटेगा। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा वाला चीज चलता है, लेकिन डायरेक्टली में ऐसा वाला, दोनों इस तरीके से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर पहला वाला बढ़ेगा दूसरा वाला घटेगा। तो यहाँ पे हमको ओम्स जी ने बता दिया कि देखो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। बस आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कंडक्टर में दिया, यानी कि आप सर्किट में बात कर रहे हैं तो आपका सर्किट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। मतलब कि आप सर्किट के टेम्परेचर को घटाओ नहीं बढ़ाओ नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ध्यान से समझिए, ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर आप इसको घुमा के कैसे बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे भी आप उसको बोलना चाहो वैसे बोलो, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे कैसे लेके चल सकते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, और ये साइन किस चीज का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग घुमा के और कैसे कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। आप ये बोलो या फिर वो बोलो, बात तो सेम है। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट बोलो, बात तो सेम है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया और यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन दे दिया। और हमने आपको पहले भी आपको समझाया है हमने, जब भी हम लोग इक्वल टू का साइन देते हैं इसके साइन को हटाकर, तो हमको बगल में ना यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। आप याद कीजिए, हम लोग अक्सर के लिखा करते हैं,
या फिर यहां पे लिखा गया है आर, तो कुछ भी आपको यहां पे लिखना पड़ता है। लेकिन क्या कुछ भी लिख देंगे? नहीं, आपको यहां पे टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। तो हमने यहां पे डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटाया, यहां पे हमने इक्वल टू का साइन दिया, और यहां पे आई पहले से था, हमने आई रहने दिया, बगल में क्या लिख दिया? आर लिख दिया। अब ये आर क्या है? यही है हमारा रेजिस्टेंस। अब इसी के ऊपर हमारा पूरा काम चलेगा, समझते हैं पहले। कहा गया हमारा? हाँ, वेयर, यहां पे इसका बात कर रहे हैं, वेयर आर इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब समझ में आ रही है? मतलब यहां पे ये हो गया, ये जो आर है इसको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये हर कंडक्टर में फिक्स रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। ये हर कंडक्टर में रहेगा ही रहेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, आपके पास एक आयरन का रड है, आपके पास एक एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, आपके पास सिल्वर है, वो क्या आपका सब कंडक्टर है। तो हर कंडक्टर में ये आर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये आर मतलब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। अब सवाल है कि सर ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। लेकिन पहले आप यहां पे समझिए, जब भी आपके सामने कोई बोले कि ओम्स लॉ क्या है, तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये से आप बोल दोगे। लेकिन जब आपसे कोई ओम्स लॉ का फॉर्मूला पूछे तो आप फॉर्मूला क्या बताओगे? V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग और समझेंगे, लेकिन कोई फॉर्मूला पूछे ओम्स लॉ का तो V इक्वल्स टू आई आर, इसीलिए हमने इसको बॉक्स में घेर दिया ताकि आपका ध्यान इस पर ज्यादा जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब समझिए कि ये रेजिस्टेंस है क्या, थोड़ा इसके बारे में समझिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब क्या समझना हमेशा? इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। यानी कि आप एक बार ऐसे समझो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब इसके बारे में ना, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम लिखा गया आपके बुक में भी, लेकिन आप इसको तब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल नहीं देंगे। समझिए, अभी तक आपने ये पढ़ चुका है, अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, अब हर कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस रहता है। अब रेजिस्टेंस करता क्या है ना, बेसिकली रेजिस्टेंस का काम ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकता है। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब फिर से समझिए, कल आपने, यानी कि अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि सर्किट यानी कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और हर कंडक्टर में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक क्या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा। मतलब ये हो गया कि हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है और हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होता है। यानी कि ये एक ऐसा चीज है ना जो कि हर कंडक्टर में होगा ही होगा। और रेजिस्टेंस का सिंपल सा काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। आप इसको ऐसे समझो, अपने इसको ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो। जब आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं अपने सोसाइटी में, यानी कि आप बहुत ज्यादा तरक्की कर गए, तो आपके सोसाइटी में ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपके टांग को खींचते हैं, जो कि चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। बुराई करने वाले जो लोग जरूर होते हैं, लेकिन क्या फिर भी आप रोक पाते हो? फिर भी आप अपना काम करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, अचीवमेंट को प्राप्त करते रहते हो। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में एक अनवांटेड मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। जो करता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रोकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वो आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है। अब आप खुद समझिए, जब वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा तो क्या हमारा करंट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर ये बात ये भी है कि सर क्या इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्यों रुकेगा भाई? जैसे आपके समाज में आपका कोई बुराई करता है तो क्या आप अपने कामों को छोड़ देते हो? आपको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में हमारा एक अनवांटेड मटेरियल पहले से प्रेजेंट है, उसका नाम है रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। और ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा, इसका मतलब है यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा रुक भी गया, रेजिस्टेंस ने उसको पूरी तरीके से रोक दिया, क्या आपको करंट मिलेगा? क्योंकि करंट मिलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूव होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तो वही बात इसमें कहा गया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ये हर कंडक्टर का ना प्रॉपर्टी होता है, उसका खासियत होता है। क्या खासियत होता है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी कि वो हर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को
रोकना चाहता है कि हाँ भैया तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहीं पे ना थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। यहीं से आप समझ जाएंगे अभी तुरंत। देखिए गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा जरा सोचिए तो आप। अब आप मेरे हिसाब से बता सकते हैं। गुड कंडक्टर का सिंपल से आप समझते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो। तो अब यहां पे ना आप गुड कंडक्टर का मतलब थोड़ा सा समझाइए रेजिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए। फिर से समझाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना, और यदि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक दिया तो हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं मिल पाया मतलब वो कैसा कंडक्टर, गुड कंडक्टर है क्या? यदि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मिल पा रहा मतलब वो गुड कंडक्टर नहीं है। अब बताइए आप गुड कंडक्टर हमारा कब होगा? और यहां पे बता देते हैं हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही है, यानी कि हर सोसाइटी में आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो कि आपको टांग को खींचना चाहेगा। उसी प्रकार से हर कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस होता ही है जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। हाँ बस ये है कि किसी कंडक्टर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, वही चीज है। उसी प्रकार से है ना, किसी सोसाइटी में आपका बुराई करने वाले लोग कम है, किसी में ज्यादा है। तो अब बताइए आप रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए क्या अब आप गुड कंडक्टर का डेफिनेशन बता सकते हैं? देखो गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया जिस कंडक्टर में, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला हमारा मटेरियल कम है, ज्यादा है? कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? फ्रीली मूव करेगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है मतलब वो कंडक्टर कैसा है आपका? गुड कंडक्टर है, यानी कि उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छा मिलेगा। तो गुड कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो? बहुत ही कम हो। बस समझ में आ गई? आप ऐसे खुद समझो ना, यदि किसी कंडक्टर में, बहुत ध्यान समझना, यदि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला जो हमारा कोई अनवांटेड मटेरियल है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्रीली मूव करने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर कैसा है? गुड कंडक्टर है। तो अब यहां से आपसे कोई पूछे कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या होगा? गुड कंडक्टर का मतलब हो गया कि उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। अब उसी प्रकार से बताइए पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होगा? जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो? थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब कि उसमें ना रेजिस्टेंस हमारा क्या हो? थोड़ा सा ज्यादा हो, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, वो हमारा पुअर कंडक्टर हो गया। आप खुद सोचो ना, रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला मटेरियल हमारे पास ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देगा? कभी बढ़ने नहीं देगा। वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा रुक जाए, और इलेक्ट्रॉन रुक गया तो क्या आपको करंट मिलेगा उससे? और जब आपको करंट नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसा कंडक्टर होगा? गुड या बैड? बैड, यानी कि पुअर कंडक्टर। कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये हो गया गुड कंडक्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, इलेक्ट्रॉन आपका फ्रीली मूव कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया, पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा। अच्छा अब बताइए कि इंसुलेटर हमारा क्या होगा? फिर इंसुलेटर क्या होगा? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। ये आप जानते हैं पहले से इंसुलेटर का डेफिनेशन, लेकिन अब आप रेजिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए इंसुलेटर का डेफिनेशन बताइए जिसमें रेजिस्टेंस एक्सट्रीम लेवल पे होगा, मतलब सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल आपका ये मार्कर क्या आपका? इंसुलेटर है। इट मींस इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें ना रेजिस्टेंस हर कोने पे बैठा हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वहीं पर रोक देंगे। मतलब इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को जरा सा भी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारा इंसुलेटर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या, ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गया? पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। गुड कंडक्टर का सिंपल सा मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ना के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा। और पुअर कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, यानी कि वो आगे ही इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ने देगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब वो हमारा पुअर कंडक्टर है। और इंसुलेटर का मतलब हो गया जिसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या हो?
एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो इलेक्ट्रॉन को जरा सा भी रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ने देगा। और इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है आगे, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या आपको रेजिस्टेंस और ये तीनों चीज समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस का ना सिंपल सा मतलब आप ये याद रखिएगा कि हर कंडक्टर के अंदर एक अनवांटेड मटेरियल हमारा प्रेजेंट है, जो करता क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। उसका नेचर ही है कि हाँ हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुम्हारा टांग पकड़ के हम बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, बस बात खत्म। लेकिन हाँ शर्त क्या है, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हमारा पुअर कंडक्टर होगा, जिसमें और ज्यादा हो जाएगा वो पूरा इंसुलेटर हो जाएगा, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम होगा वो हमारा गुड कंडक्टर हो जाएगा। जैसे आपका एल्यूमिनियम वायर, आपका कॉपर वायर, ये सब क्या आपका गुड कंडक्टर है। इट मींस उसमें रेजिस्टेंस होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव करता है, आपको करंट मिल जाता है। चलो आपको दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ आपने समझा, रेजिस्टेंस समझा और ये तीनों आपने ये समझ लिया। तो ओम्स लॉ का ना सिंपल सा मतलब समझ जाइएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और ये तो हमारा ओम्स लॉ का डेफिनेशन हो गया। लेकिन जो कोई पूछे कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, तो V इक्वल्स टू IR, सिंपल। और रेजिस्टेंस का मतलब हर कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपको ये तीनों समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही तीनों हमको समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपको समझ में आ गया, अब आगे जो समझाएंगे वो आराम से आप समझेंगे। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हुआ ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। अब आगे एक बात बताइए, क्या इस फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी आपने किसका फॉर्मूला निकाला, V इक्वल्स टू IR। उसी प्रकार से क्या अब हम I का नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहीं से आप देखो जरा ध्यान से, इसी से निकलेगा हमारा दो फॉर्मूला भी और। I का I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R ना, क्योंकि I का निकाल रहे हैं और ये हमारा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R। एक फॉर्मूला और हमारा इसे निकल सकता है, किसका, R का। बताइए जरा क्या होगा, V बाई I, क्योंकि ये हमारा I अभी मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास दो फॉर्मूला और आ गया। देखो यहां पे ना आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये वाला भी आपको याद नहीं रखना है, केवल क्या याद रखना है, ये वाला। यदि आपको ये वाला मालूम है तो ये दोनों आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने फॉर्मूला निकाल तो दिया, आपको याद भी नहीं रखना ये फॉर्मूला, इसी से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना बहुत बड़ा चीज हम कहना चाह रहे हैं हम, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना आपको रिलेशन समझाते हैं हम, क्या होता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जब भी आपके सामने लिखा हुआ रहे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और बाई में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है मालूम है, इनवर्स रिलेशन होता है। देखो जब भी इक्वल टू को डायरेक्ट सामने लिखा हुआ रहे, समझ जाइएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बात कर रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज यहाँ पे लिखा हुआ रहे और नीचे में भी कुछ लिखा हुआ रहे बाई में, उसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इन दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। उसी प्रकार से इन दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अब थोड़ा सा ना आप इसके बारे में भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों हमारा सेम चीज है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है, दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, आर का। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऐसा रिलेशन दिख रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिएगा, मेरे बातों को ध्यान समझिए। इसमें कैसा रिलेशन, पहली बात इनवर्स रिलेशन। ठीक है, यहां पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो, और इनवर्स रिलेशन में आप क्या समझते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसा वाला काम चलता है। आप इसमें जरा ध्यान से देखो तो, यदि आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, बहुत ध्यान समझिए, कोई कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या सही बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि यदि आपके कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ज्यादा रोकना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को वो रोक देगा तो क्या आपको करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिलेगा। तो क्या यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हुआ। इसी प्रकार से यदि आपको करंट
ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे ना बहुत ये चीज ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर आप ये क्या बताना चाह रहे हैं। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि देखो आपको अब ये मालूम चल चुका है कि हर कंडक्टर में हमारा एक अनवांटेड प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को यदि वो रोक दिया तो करंट आपको नहीं मिलेगा, और यदि वो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं रोक पाया तो आपको करंट मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ पे हम वही बताना चाहते हैं कि यदि इन दोनों में रिलेशन इनवर्स का है तो एक बढ़ना चाहिए तो दूसरा घटना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे समझो, यदि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हमारा कम है, रेजिस्टेंस कम है मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने वाला हमारा कम है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकने वाला कम है, इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आपको ज्यादा मिलने वाला है। या फिर इसको आप ऐसे और कैसे समझ सकते हैं, आपको ना इलेक्ट्रिक करंट कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसका मतलब ज्यादा क्या है वहां पे, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिल रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को रोक रखा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। और जब वो आगे बढ़ ही नहीं रहा तो आपको करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिंपल। तो इन दोनों में सिंपल सा कैसे समझो, पूरे बातों का निचोड़ एक लाइन में बताते हैं कि यदि हमारा किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपको कम मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट कम है इसका मतलब है कि आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है, सिंपल सा बात है। ये बात समझ में आया? आज क्या समझे जरा बताओ हमको, इसमें क्या था, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों, मतलब कि तुम ये बोलना चाहती हो कि सर यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, बिल्कुल सही बात, इनवर्स रिलेशन है तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्यों? हाँ, इलेक्ट्रॉन को वो, यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वो रोक दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है इसका मतलब वो करंट बहुत ही कम मिलने वाला है। वही चीज था इसमें, वही चीज इसमें और वही चीज इसमें भी सेम चीज है, यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे आपको ये दो बात, यहाँ पे ना हम दो बात आपको समझाए हैं। ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर कैसे इसको और घुमा के बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। पहला ये चीज आपने समझा। दूसरा चीज आपने यहाँ पे समझा, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इनवर्सली रिलेशन प्रोपोर्शनल होता है। ये रेजिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट कम, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो यहाँ पे हम आपके सहूलियत के लिख देते हैं कि इन दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए अब यहां पे आपके लिए थोड़ा सा कुछ नया चीजें हैं, जैसे भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आप जानते हैं, कैपिटल बी, इसका आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का आप जानते हैं SI यूनिट एम्पियर, कैपिटल A। आपके लिए नया क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका होता है, यहीं पे लिख देते हैं, इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज ओम, OHM, और लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे, कोई डाउट इसमें? उसके बाद तो सबका आपको SI यूनिट मालूम ही है। R का क्या हो गया, रेजिस्टेंस का ओम, SI यूनिट इसका ओम है, उसको लिखते हैं इससे। उसके बाद इसका मालूम है आपको, इसका मालूम है, अब इसका मालूम चल गया आपको, तो ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब आपके सामने, और हमने बार बार कहा आपको ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में आप ये वाला फॉर्मूला रखो, यही फॉर्मूला आपका ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब आइए आप यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिस तरीके से हमने आपको बताया यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी प्रकार से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और, रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, देख लीजिए आप अपने बुक के डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को इसी प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक नया सर्किट भी हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, रेजिस्टेंस ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट आप कैसे लिखोगे, यूनिट का मतलब 1, यूनिट का सिंपल सा मतलब 1, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। आप इसके लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस का लगाओगे, कहां रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यहां है, ठीक है। यानी कि आपको यदि 1 ओम
रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 ओम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सॉरी 1 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और 1 एम्पियर आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो वही यहां पे लिखा होगा, देखो व्हेन दी, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा, ठीक है, व्हेन दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। यानी कि आप फॉर्मूला पे लगा दो, फॉर्मूला हमारा होता है R इक्वल्स टू V बाई आई। तो V आपके पास कितना है 1 वोल्ट, I कितना है 1 एम्पियर, क्या बना 1 वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 ओम। बात खत्म। तो जब भी आपसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछे, इसका मतलब है कि आपसे वो पूछ रहा है कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, तो तब मिलेगा जब हमारे सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो हो रहा हो, तब जाके हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा रजिस्टर। एक आपके सामने नया वर्ड आ गया, रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है आपका रजिस्टर, तो कुछ उसमें मिलना चाहिए हमको रेजिस्टेंस जैसा। देखिए क्या है, a conductor which allows flow of electric current through it but offers some resistance for the flow is called a resistor। सिंपल सा आपसे समझो। अब आगे आने वाले क्लास में हम अधिकतर जगहों पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंडक्टर के जगह पे, रजिस्टर। देखो कंडक्टर का सिंपल सा मतलब होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और रजिस्टर का मतलब होता है कि वो भी कंडक्टर ही होता है लेकिन उसमें क्या होगा, आपका कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहेगा। मतलब ये हो गया, देखो इस दुनिया में ना जितना भी कंडक्टर आपके सामने है, हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस है ही, यानी कि हर कंडक्टर में वो अनवांटेड प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। तो इस दुनिया में जितना भी कंडक्टर है वो हमारा क्या हो गया, अब क्या अभी भी आप उसको कंडक्टर बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे आप उसको, रजिस्टर। तो रजिस्टर का सिंपल सा मतलब हो गया वो कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगा लेकिन उसमें कुछ मात्रा में क्या मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे रजिस्टर। तो जब भी आपके सामने हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर, तो आप समझिएगा कि अच्छा बात हो रहा है कंडक्टर का, लेकिन उस कंडक्टर में कुछ मात्रा में ही सही लेकिन रेजिस्टेंस जरूर होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो रजिस्टर का मतलब समझाया क्या हुआ। रजिस्टर का सिंपल सा मतलब आप ये समझिएगा कि एक कंडक्टर ही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा मात्रा में ही सही लेकिन क्या होगा, रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट क्या होता है इसके बारे में भी देख लो। अ कंपोनेंट which is used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance और रियोस्टेट। यानी कि एक सर्किट में ना आप चाहते हैं कि करंट को थोड़ा सा ना रेगुलेट किया जाए, चेंज किया जाए बिना वोल्टेज को चेंज किए, उसके लिए हम लोग सर्किट में लगाते हैं एक डिवाइस, उसका नाम है रियोस्टेट, या फिर आप उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसका सिंबल आपके सर्किट डायग्राम में दिया गया, आप उसको देख लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्लास 10th में इसका इस्तेमाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हम लोग सर्किट में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? करंट को घटाने बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बिना चेंज किए। वही हमारा डिवाइस है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिंपल। अब आप बताइए क्या इस पूरे चीजों में कहीं पर भी कोई डाउट? हर चीज समझ में आया है? कहीं पे डाउट रहा है तो जरा पूछ लीजिए हमको जल्दी फटाक से, क्योंकि ना देखो इस पूरे चीजों में आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है। 2-3 बात आप बस ध्यान में रखिएगा। पहला ओम्स लॉ, और बहुत जगह आगे भी जब हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, उसमें ओम्स लॉ बहुत मिलने वाला है। ये हम आपको पहले चेतावनी दे रहे हैं कि ओम्स लॉ को आप नेग्लेक्ट मत करो। ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब यदि आपसे कोई पूछे, चलो बाकी सब चीज आप भूल जाओ क्या आपने पढ़ा, सिंपल से याद रखो, बहुत सिंपल याद रखना है, यहीं पे आपको बहुत कुछ याद हो जाना चाहिए। ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन फॉर्मूला पूछे तो V = IR। ओके, इसमें हमारा R क्या है? रेजिस्टेंस है, और ये हमारा कैसा रहता है हर कंडक्टर में? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि ये हर कंडक्टर में होगा ही होगा, कंफर्म है होगा। बस शर्त क्या है
किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। इसीलिए तो कम बेसी के चक्कर में हमारा क्या होता है, कोई गुड कंडक्टर होता है, कोई बैड कंडक्टर होता है, कोई पुअर, कोई इंसुलेटर होता है, ये चीज होता है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो आपको यहाँ पे ये भी चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे आर हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हर कंडक्टर में कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और क्या था इसमें, हाँ रेजिस्टेंस आप समझ गए, एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है। और उसके बाद था हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब सर्किट से 1 वोल्ट, वोल्टेज कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए 1 एम्पियर, तब आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रजिस्टर का मतलब आपने केवल यहाँ पे ये समझ लिया कि रजिस्टर हमारा एक कंडक्टर ही होता है, बस उसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन करंट उससे भी फ्लो करेगा। वो क्या हो गया आपका रजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट हमारा एक ऐसा कंपोनेंट या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग अपने सर्किट में लगाते हैं करंट को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि घटाने बढ़ाने के लिए, बिना वोल्टेज को चेंज किए। ठीक है, ये आपका हो गया रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नया चीज क्या पढ़ा था, नया चीज आपने यहाँ पे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है, डिनोट करते हैं हम लोग इसको इस तरीके से, ये वाला सिंबल के तौर पे। और यहाँ पे आपने एक नया चीज और पढ़ लिया, क्या, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार पूरा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपके सामने ना यहाँ पे हम 2 चीज समझाने वाले हैं। देखिए, पहला चीज हम आपको यहाँ पे अभी समझाएंगे, ये पहली बात तो हम अभी आपको यहाँ पे ना एक डायग्राम बना के दिखाएंगे, यानी कि सर्किट, और उस सर्किट में अब हम 3 चीज ऐड करने वाले हैं, आमीटर, वोल्ट मीटर, और अभी आपने एक नया चीज क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी ऐड करेंगे। और ये भी जो सर्किट एक बनाएंगे ये आपका एक कंप्लीट सर्किट होगा, इसके बाद अगला हमारा सर्किट कोई एडवांस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी हम बना के दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे अभी जो आपने पढ़ा कि आर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा फिक्स रहेगा। वो अभी आपको करके दिखाएंगे ग्राफ के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। उसके बाद 1-2 सवाल भी हम लोग बना लेंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए, क्या रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में पाया जाएगा, बिल्कुल, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने हम एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में ना हम लोग 3 चीज ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप एक बल्ब बनाना चाहते हैं, बल्ब बना सकते हैं आप, इसके ऊपर आपका पूरा आजादी, आप बल्ब बना सकते हैं। और ये देखो ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पे बनाया ना, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, बताइए कितना सेल है ये, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 3 सेल काफी होता है किसी भी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये आपका आमीटर, आमीटर आप यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। हाँ, वोल्ट मीटर भी बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है, ये आपका माइनस वाला हो गया। ठीक है, ये आपका स्विच, और ये आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, आपका रेजिस्टेंस हो गया। और ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब सवाल है कि सर हम लोग वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाएंगे। देखिए, वोल्ट मीटर आप यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं।
ये आपका V हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि करंट हमारा पॉजिटिव से जा रहा है, तो पहला इसका सामना किससे होगा? पॉजिटिव से, और लास्ट वाला ऑटोमेटिक हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट को भी आप दर्शा दीजिए I से, तब जाके ये आपका एक कंप्लीट सर्किट समझा जाएगा। अब आपका एक ये कंप्लीट सर्किट है, और याद रखिएगा एग्जाम में ना ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। हाँ, सर्किट बनाने के लिए आएगा, मतलब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपके पास सर्किट बनाने के लिए एग्जाम में पूछे, आपके पास ना उस सर्किट में 3 चीज मेंशन करना कंपलसरी है, आमीटर, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस। आप चाहें तो अलग से आप बल्ब इसमें शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर दीजिएगा। और कम से कम आपके पास यहाँ पे बैटरी सेल कितना होना चाहिए? 3, मिनिमम 3 काफी है। और स्विच होना चाहिए आपका, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन आप दिखा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर मूव करता है, तो वो नहीं दिखाना होता हमको, बात खत्म। ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना आपके एक बुक में, मतलब एनसीईआरटी में ओम्स लॉ जब समझाया गया है, तो वहां पे ना एक ग्राफ भी बनाया गया है। उस ग्राफ को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग कहते हैं, है ना, बगल में है, उसको हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। उसको आप एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और हम बहुत सावधान तरीके से ये हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल्स आता है। यहां पे कुछ वैल्यू लिखे गए हैं, वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे 0.4 है, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0। उसके बाद यहाँ पे है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ओके, उसके बाद हमारा एक, इसको आप लोग अपने बुक से बना लीजिए तब तक। उसके बाद हमारा ये एक इस तरीके से बना हुआ है, टेढ़ा नहीं बनाना है, इसको सीधा बनाना है, ठीक है। हमको यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा ये, चलिए ठीक है, आप इसको सीधा बनाइएगा। उसके बाद इधर आपको दर्शाना है करंट, और करंट अपने यूनिट में है, यानी कि एम्पियर में है। इधर इधर करंट आपको दिखाना है, और इधर आपको दिखाना है पोटेंशियल डिफरेंस को, POTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने यूनिट यानी कि V में दिया गया है। ये आपका इधर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, चलिए उसके बाद फिर अब यहाँ पे ना आप कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। आपके बुक में उतना वैल्यू को सही जगह पर सटीक तरीके से तो नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इसको आप ऐसे एज्यूम करना, ठीक है। देखो इस तरीके से इसको आप बनाइए। यहाँ पे ना हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीजों को बताने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना वैल्यू काफी है, एक छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हमारा ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना आपके समझने के लिए काफी है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं VI ग्राफ। अच्छा VI ग्राफ क्यों? VI ग्राफ ही क्यों, जरा बताइए तो। ये हमारा, इसको हम लोग एक बादल में यहां पे लिख दें, एक बादल बना के यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। VI ग्राफ, इसके आगे हम कुछ और भी बातें लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब हमको समझाएंगे। अच्छा बताइए इसको हम लोग VI ग्राफ क्यों कहते हैं?
इसको आप ओम्स लॉ का ग्राफ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको वीआई ग्राफ भी कह सकते हैं। बताइए वीआई ग्राफ क्यों? क्योंकि वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहाँ पे दिया गया है, और आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको वीआई ग्राफ कहते हैं। अब इससे हम आपको बताना क्या चाहते हैं, ये जरा समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपके पास अभी तुरंत आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर, ओके। आपके इस ग्राफ में कौन कौन सा दो वैल्यू दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है इधर की ओर, आई दिया गया है नीचे की ओर। तो बताइए हमारा कौन सा वैल्यू निकल सकता है इससे? आर का निकलेगा। चलिए आर का वैल्यू हम निकालते हैं, और आर का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला इसी से निकालेंगे। देखो हमको ना कोई फॉर्मूला याद रहे ना रहे ओम्स लॉ का, हमको ये फॉर्मूला याद है क्योंकि हमको मालूम है बाकी दो फॉर्मूला इसी से निकलने वाला है। तो आर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? आर इक्वल्स टू वी बाई आई। अब इसको ना आप R1 मान लो, क्योंकि R1 R2 R3 कैसे हम ऐसे करके वैल्यू निकालने वाले हैं। R1 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जरा ध्यान से समझना। V का वैल्यू आप पहला वाला यहां पे पुट करो, कितना है 0.4, और I का वैल्यू भी आप पहला वाला पॉइंट करो, कितना है 0.1। कितना वैल्यू आएगा? इसको यदि हम करेंगे तो 4 पॉइंट को आप हटाओगे तो क्या यहां पे लिखना पड़ेगा 10 इंटू 1, इसका पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में 10 लिखना पड़ेगा, है ना। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल होगा, कितना आया 4, 4/1 यानी कि 4। क्या सही है? वो हमने निकाला रेजिस्टेंस, क्या ये सही है? नहीं, अभी गलत है, ओम लगाना पड़ेगा लास्ट में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए टीचर ना यही सब मौका ढूंढते हैं आपका नंबर काटने के लिए। कहाँ पे बच्चा यूनिट को छोड़ेगा वहीं पे नंबर काटेंगे, और वहां पे फिर आप सवाल भी नहीं कर सकते सर से, सर पर नंबर क्यों काटा? अरे भाई उसका अधिकार है, काट सकता है, लेकिन बिना मतलब का नहीं। जब आप यूनिट छोड़ोगे तब आपका नंबर काटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका R2। अब इसमें हम भी लेंगे वैल्यू इसका सेकेंड वाला 0.8, और इसका वैल्यू लेंगे हम 0.2। इसका आप लिखोगे 8/10 इंटू 2, और यहाँ पे आपका 10, क्योंकि हम पॉइंट को हटा रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा आपको। तो आपके पास आएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास 8/2 आएगा, यानी कि 4 ओम यहाँ भी आएगा, ठीक है। R3 निकाले जरा ध्यान से। R3 अब लेंगे हम 1.2, और अब वैल्यू लेंगे हम इसका 0.3, यानी कि एक स्टेप आगे तो एक स्टेप इधर। इसका आप लिखोगे 12/10 इंटू 3, और ऊपर में 10 आप लिखोगे, तो 10 से 10 कैंसिल, 12/3 यानी कि 4 ओम। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे लिए इतना समझना काफी है। जरा देखिए तो ध्यान से, समझाएं। अब देखिए इतना करके आप रुक जाइए, हालांकि आप आगे और कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। आप ऐसे समझो, ये जो एक स्ट्रेट ग्राफ दिया गया है, एक स्ट्रेट ग्राफ जो यहां पे दिया गया है, ये स्ट्रेट ग्राफ आपको क्या बता रहा है मालूम है? ये आपको ना बेसिकली ग्राफ के थ्रू ओम्स लॉ समझा रहा है। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे रिलेशन में है? डायरेक्ट रिलेशन में। अब जरा यहां पे देखो, तो आपने करंट को बढ़ाया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, आपने करंट को और आगे बढ़ाया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ गया, करंट को आपने और आगे बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे आ गया, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, यानी कि जैसे जैसे आप करंट को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स क्या यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ लागू हुआ? बिल्कुल ओम्स लॉ लागू हुआ यहाँ पे हमारा। लेकिन यहाँ पे हमने जो आर का वैल्यू निकाला 4 ओम 4 ओम 4 ओम, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि हमने ना यहाँ पे निकाला एक बार आर का रेजिस्टेंस, एक बार यहाँ पे निकाला, एक बार यहाँ पे निकाला, हमने तीनों बार मेरा आर का वैल्यू 4 ओम 4 ओम 4 ओम आया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितना भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था वेयर आर इज अ कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए कि हमारा कोई वायर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कोई हमारा वायर है, इसमें करंट हम लोग क्या करें, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ दिख गया हमको कि हाँ ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे वायर में बढ़ क्या नहीं रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहते थे कि किसी भी कंडक्टर में करंट बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, रेजिस्टेंस को उससे कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। 4 ओम तो पूरे कंडक्टर में 4 ओम ही रहने वाला है, घटने अभी बढ़ने वाला वो नहीं है। घटेगा बढ़ेगा कब? जब आप कंडक्टर ही बदल दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का एक कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस कुछ और होगा। अब हम एल्यूमिनियम की जगह पे कॉपर का ले लिए तो कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन जब तक आपके पास एक सिंगल कंडक्टर है, उस पूरे कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस? कांस्टेंट, यानी कि बराबर होगा। वही हम यहाँ पे आपको बताना चाहते थे। तो अब यहाँ पे बताइए आप, वी आई ग्राफ आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक करंट देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है, या रेजिस्टेंस देता है? रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके पास ग्राफ में ही है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास ग्राफ में ही है। आपको वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस देता है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस रेजिस्टेंस, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू दे देगा। और वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, विच इज, यानी कि पूरे के पूरे कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात में कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहां से आपने एक कंप्लीट सर्किट भी देखा और यहां से आपने एक वी आई ग्राफ भी समझ लिया। तो इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब इसके बाद ना मेरा मन कर रहा है कि आपको एक सवाल कराया जाए ओम्स लॉ से, ठीक है? चूंकि आपने पढ़ लिया अब ओम्स लॉ, अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। और यहाँ पे जो हम सवाल आपको देने वाले हैं ना, अभी मेरा इसके पीछे माइंड है, क्यों हम यही सवाल दे रहे हैं आपको। पीछे देखिएगा, पहले आप लिख लो एक बार। ये आपका वी आई ग्राफ हो गया, मिटा दे इसको। चलो, तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि उसका वैल्यू कभी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में नहीं बदलता। यदि आप उसके वैल्यू को बदलना चाहते हैं तो आप कंडक्टर ही बदल दो, ठीक है? चलिए, अब आप एक क्वेश्चन हमको जरा बोलिएगा। क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन सा है, आपके बुक का ही देंगे। एग्जाम्पल 12.3, इसमें ए बी करके दिया गया है, उसको बताइएगा पहले ए नंबर, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सब कोई लिखिएगा, ठीक है? ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए करके और बी करके। तो पहले ए वाला बताइए कितना है? हाउ मच करंट will an electric bulb DRAW draw from a 220 volt source, comma, if the resistance of the bulb if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Filament is 1200 ohm. if the resistance of the filament is 1200 ohm. चलिए, आपका ए नंबर हुआ। अब आप इसके बी नंबर को देखिए, बताइए बी नंबर क्या है? How much current लिखिएगा इसको सब कोई, ठीक है? हाउ मच करंट will an electric heater coil coil draw from a 220 volt source. Draw from a 220 volt source. If the resistance of the heater if the resistance of the heater coil is 100 ohm, यही है? चलिए,
और हम ये आशा करते हैं कि हर कोई इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके पीछे ना मेरा माइंड है, मतलब इसमें हम जानबूझ के ना यही वाला क्वेश्चन आपके सामने क्यों रखे हैं, कोई और भी रख सकते थे, है ना। मतलब आप ये बोलते हैं कि सर कोई और क्वेश्चन रखते तो फिर भी आप ये बोलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन हम इसलिए दिया है ना क्योंकि हम आपको इसके अंदर ना कुछ चीजें समझा सके, और वो क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ ही होगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग वही पढ़े हुए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन आप ए नंबर का देखो पहले बहुत ध्यान से। यदि आप समझ गए ना तो ओम्स लॉ मेरे हिसाब से आप माइंड में जो कंफ्यूजन रहा होगा वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि हमारे पास ना पहले वैल्यू जो दिया गया पहले आप वो लिख लो, फिर आपको पूरा क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पे 220 वी लिख दिया, इसका मतलब है किसका वैल्यू दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का दिया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पूरा नहीं लिख के बल्कि केवल वी लिखेंगे, और कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया है। और हमने क्या कहा था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल वी, और उसका एसआई यूनिट भी कैपिटल वी ही होता है, ये कैपिटल वी है, याद रखिएगा। और इसमें आपका ना यहाँ पे 1200 और ये वाला साइन लगा दिया, मतलब ये किसका वैल्यू दिया गया है, रेजिस्टेंस का। वेरी गुड। और रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, यानी कि 1200 ओम दिया गया। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको निकालना है बेसिकली आई निकालना है, यानी कि करंट निकालना आपको। अब इस पूरे क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं आपको। इसमें कहा जा रहा है कि देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो आपके घर में लगा हुआ हो सकता है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब को आप वोल्टेज जो है ना 220 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। और आपके घर में जो सर्किट है उस सर्किट में रेजिस्टेंस आपका 1200 ओम का है। तो बताइए कि वो बल्ब इलेक्ट्रिक करंट आपका कितना इस्तेमाल करेगा। सिंपल, ये आपका पूछा गया इसमें। चलिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, हमारे पास ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर। हमको निकालना क्या है इसमें, आई निकालना है, तो आई के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर। इसीलिए हमने कहा आपको ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आपको ओम्स लॉ याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हैंस I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V हमारे पास कितना है 220 है, R कितना है 1200 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल, ये हमारा 2 से कटेगा 11 बार में, और ये 2 से कटेगा 60 बार में। कितना आया 11/60 आया। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11 को आप डिवाइड करो 60 से, 0 पॉइंट, तो एक बार में 60, 0, 11 में 6 गया 5, फिर यहाँ पे 0 दे देंगे हम लोग। कितने बार में, 48, 8 बार में 0 2, तो कट गया, 3 बार में 180, फिर ये हमारा बढ़ता चला जाएगा 0.183, ऐसे हमारा 3333 बढ़ता जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ना इसको घुमा फिरा के कितना लिख सकते हैं 0.18 रहने दो, केवल वैल्यू कम रखेंगे ना आपको समझ में आसानी होगा। आपने यही निकाल दिया, और यहाँ पे आपने क्या निकाला, बेसिकली करंट निकाला। तो हैंस आपका करंट कितना आ गया 0.18 आपका ओम क्या आया, करंट आया, पहले वाले क्वेश्चन का, यानी कि ए वाले का। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बी वाला। बी वाला आप यहीं पे बना लो, सॉल्यूशन आप बी में आइए, पहले आप बनाओ, उसके बाद हम समझाना चाहते हैं कि इसमें क्या हम कहना चाह रहे थे। बी में क्या कहा गया देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। इट मींस इसमें हमारे पास V का वैल्यू 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें मात्र 100 ओम है, ठीक है। इसमें भी आपको करंट पूछा गया, और करंट आपको फॉर्मूला मालूम है, कहां से भाई, यहां से I इक्वल्स टू V बाई आर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा था, इसको समझ लीजिए। ये कह रहा था कि देखो आपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा रखे हो, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक हीटर को आप 220 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं लगातार,
और उस सर्किट में जहां पे आपने इसको लगाया है उसमें ना 100 ओम का करंट 100 ओम का रेजिस्टेंस है। बताइए कि आखिर आपका वो इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट इस्तेमाल करेगा। सिंपल, चल निकालते हैं। तो आई इक्वल टू वी बाई आर। वी हमारे पास यहाँ पे 220 है और रेजिस्टेंस हमारे पास 100 है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 2.2, डायरेक्ट करते हैं 2.2 एम्पियर। तो हैंड्स आई इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर, ये आपका इसमें करंट आया। चलिए अब यहां पे हम समझाना क्या चाहते हैं उसको समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो आप हमको ये बताइए कि इन दोनों सवाल में सिमिलैरिटी क्या है। वोल्ट सेम है, पहली बात आपने पकड़ लिया। इसमें भी वोल्ट हमारा 220 वोल्ट, इसमें भी हमारा 220 वोल्ट। दोनों में अलग क्या है, रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस 1200 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस 100 वोल्ट, 100 ओम, 1200 ओम और इसमें 100 ओम। करंट कितना आया 0.18 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। यहां से आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही। देखो वोल्ट तो दोनों में सेम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो आप। केवल आपका नजर जाना चाहिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस में और करंट में। आप यहां पे खुद देखो, इसमें रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है और हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स आप ऐसे निकाल लो, जरा देखो ध्यान से, V इक्वल्स टू आई आर। आई का निकालो क्या होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर। और हमने क्या बताया था, इसमें कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा या फिर एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारे पास कम आया। इसका मतलब आप इसको और कैसे कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं, मतलब ये होगा कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला हमारा मटेरियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा, इसीलिए करंट आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कम मूव कर पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आपको कम मिला, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम है बस, लेकिन करंट आपके पास 2.2 एम्पियर का आया, मतलब कि यहाँ पे 0.18, यहाँ पे 2.2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें हमारा था 1200 ओम रेजिस्टेंस, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब है कि वो ज्यादा क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको और आप कैसे समझा सकते हैं, ऐसे समझाइएगा कि इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला जो हमारा मटेरियल है ना, वो क्या बहुत ही कम है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो करंट आपको ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा फ्रीली, इसलिए आपको करंट ज्यादा मिलेगा। बस यही चीज हम इसमें समझाना चाहते थे। इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा गया। जब हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सीरीज चलाएंगे ना, उसमें ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली दो ही चीज आपको ओम्स लॉ में ध्यान रखना है। पहला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा ऐसा। और ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल, बस बात खत्म। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे हमारा आज का क्लास जो था ओम्स लॉ का वो कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल्स हम लोग बीच बीच में एक एक दो दो ऐसे कभी कभार हम लोग बनाते चलेंगे, जहां पे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा आपको समझाने के लिए, वो हम बनाते चलेंगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगला टॉपिक हमारा रहा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल यानी कि अगले वाले क्लास में करेंगे। तो कहाँ यदि कहीं पे आपको डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और अगले वाले क्लास में मिलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप पिछले वाली चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स जो हमने बताया उसमें क्या कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसका SI यूनिट क्या है, ये सब चीज़ आप एक बार रिवाइज करके आइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रिलेट करना सीखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।